चांद पर गरीब बहू का घर, खेती और रसोई। किरण एक बेहद खूबसूरत और कीमती लाल रंग के जोड़े में दुल्हन बनी सजी धजी खड़ी होती है, जहां उसके गले में हीरो का हार चमक रहा होता है। वहीं बंगले के दोनों तरफ नौकरों की एक लंबी कतार लगी होती है। तभी जैसे ही किरण आगे कदम बढ़ाती है, वो सब उसके ऊपर फूलों की बारिश करने लगते हैं। आखिर मेरी शादी एक करोड़पति घर में हो ही गई। मैं अपनी गरीबी से हमेशा के लिए बाहर निकल ही गई। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ आराम और खुशियां होंगी। किरण अपनी इस खूबसूरत ख्याली दुनिया में खोई हुई मुस्कुरा रही होती है कि तभी अचानक पीछे से उसकी सहेली कंगना किरण के सिर पर एक थप्पड़ लगाते हुए। क्या हुआ? कहाँ खो गई तू? तूने मेरा इतना खूबसूरत सपना एक पल में खराब कर दिया। तो फिर से अपनी उसी पुरानी ख्याली दुनिया में खो गई थी। तेरी आदत कभी नहीं छूटेगी। अरे भाई, हम यहाँ इस अमीर घर की शादी में बर्तन धोने आए हैं। सपने देखना बंद कर और जल्दी जल्दी बर्तन धो। जिसके बाद दोनों लड़कियां मिलकर बड़े बड़े बर्तन धोने लगती हैं और फिर काम खत्म कर किरण अपने घर की तरफ पैदल निकल पड़ती है। वहीं घर पहुंचते ही किरण को देखते ही माधवी। आ गई बेटा तू? हाँ माँ, मैं आ गई हूँ। तेरे पिताजी भी बाजार से फूल बेच कर आते ही होंगे। वो सुबह से भूखे प्यासे धूप में घूम रहे हैं। तू जल्दी से रसोई में जा और सबके लिए खाना बना दे। ठीक है माँ, मैं खाना बना लेती हूँ। आप चिंता मत करो, मैं पिताजी के आने से पहले ही खाना तैयार करके रख दूंगी। इतना कहकर किरण रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, जहां खाना बनाते वक्त उसे बेहद गर्मी लग रही होती है। तभी वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इस छोटे से कमरे में इतनी ज्यादा गर्मी है। क्या हमारी पूरी जिंदगी इसी तंग रसोई और धुएं के बीच ही कट जाएगी? क्या कभी हमें इस भयंकर गर्मी से थोड़ी सी भी राहत नहीं मिलेगी? किरण बेहाल होकर रसोई की छोटी सी खिड़की खोलकर चमकते हुए चांद को देखते हुए अपने आप से। काश इस भयंकर गर्मी के मौसम में मैं उस चांद पर जा पाती। वहाँ पर मुझे कितनी अच्छी और सुकून भरी ठंडक मिलेगी। मेरे लिए तो इस अभागी दुनिया में कहीं भी कोई ठंडक है ही नहीं। बस चारों तरफ ये गरीबी की आग ही जल रही है। तभी उसके पिता महेश और छोटा भाई रवि घर आकर माधवी से। आज तो फूलों के बाजार में हमारी ठीक ठाक ही कमाई हो गई। सारे के सारे गेंदे के फूल अच्छे दामों में बिक गए। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि कम से कम हमारे कल के दाल और चावल का इंतजाम तो अच्छे से हो गया भाई। हाँ माँ, आज मैंने भी पिताजी के साथ बहुत दौड़ भाग की। मेरे पेट में अब तो चूहे कूद रहे हैं। दीदी कहाँ गई? अभी तक खाना क्यों नहीं लगाया? मुझे भूख लगी है। तभी किरण रसोई से उबले हुए चावल और पतली दाल लेकर कमरे में आती है और जमीन पर एक पुरानी चादर बिछाकर सभी को खाना परोसती है। जिसके बाद सभी खाना खाते हैं कि तभी किरण। पिताजी, क्या हम अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह सूखी दाल और चावल ही खाते रहेंगे? क्या हमारी किस्मत में कभी कोई अच्छा पकवान नहीं लिखा है? बेटा, तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि हम गरीब लोग हैं और हमें इसी गरीबी को अपनी किस्मत मानकर जीना पड़ेगा। बड़े बड़े सपने देखना हमारे बस की बात नहीं। जो मिल रहा है उसे ही भगवान का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लो। अरे दीदी, तुम फिर से अपनी वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई। मुझे बहुत जोर से भूख लगी और पेट में दर्द हो रहा है। तुम ये बहस बाद में कर लेना, पहले मुझे खाना दे दो प्लीज। जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर आराम करते हैं और अगले दिन पूरा परिवार सुबह ही उठकर ताजे तोड़े हुए गेंदे और गुलाब के फूलों की माला बना रहा होता है। तभी अचानक सुई किरण की उंगली में चुभ जाती है। ओफो, ये सुई मेरी उंगली में चुभ गई। देखो ना, यहाँ से थोड़ा सा खून भी निकलने लगा है। रोज रोज का यही काम है और रोज ही यही तकलीफ है। मुझे इस काम से सख्त नफरत है। अरे बेटा, हम तो फूलों का काम करने वाले लोग हैं। ये फुलवारियां और सुई का चुभना हमारे इस काम में हमेशा होते रहता है। इसमें इतना ज्यादा परेशान या गुस्सा करने की क्या बात है? थोड़ा सा ध्यान रखा करना काम करते समय बस। थोड़ी देर में फूलों की मालाएं तैयार हो जाती हैं। तभी माधवी सभी से। मेरी तो आज सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम तीनों ही आज बाजार जाओ मालाएं बेचने। मैं आज घर पर ही रहकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है माँ, आपकी तबीयत खराब है तो आप घर पर ही रहो। मैं पिताजी और रवि जाकर मंदिर के बाहर सारी मालाएं बेच देंगे। महेश, रवि और किरण मालाओं को टोकरी में भरकर शहर के बड़े शिव मंदिर पहुंचते हैं, जहां मंदिर के बाहर बहुत भीड़ होती है। वो तीनों एक पेड़ की छांव के नीचे अपनी अपनी चटाई बिछाते हैं और उस पर रंग बिरंगे फूलों की मालाएं सजाकर बैठ जाते हैं। फिर वो आने जाने वाले भक्तों को आवाजें लगाने लगते हैं। तभी वहां ममता और उनका बेटा सूरज आकर। अरे बेटी, जरा सुनो, हमको भी भगवान के दर्शन के लिए 2 अच्छी और ताज़ी मालाएं दे दो। जी, ये लीजिए, बिल्कुल ताज़ी और महकती हुई मालाएं हैं। अरे तुम तो महेश भाई की लड़की हो ना, जो हमेशा इसी मंदिर के कोने में बैठकर फूलों की दुकान लगाते हैं। हाँ माँ जी, आज मेरे पिताजी मंदिर की दूसरी कोने में बैठे हैं। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है।
मैं तुम्हारे पिताजी के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम बहुत संस्कारी और सुशील लड़की लगती हो। हम कल तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर आएंगे, अपनी माँ से कह देना। रिश्ता? हाँ, रिश्ता ही लेकर आएंगे। क्यों, क्या कोई खराबी है क्या इसमें? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ममता मुस्कुराते हुए फूल माला लेकर मंदिर के अंदर चली जाती है। तभी अचानक किरण की सहेली कंगना, जो मंदिर के बाहर मूंगफली बेच रही थी, किरण के पास आकर, अरे किरण, वो औरत तुझसे इतनी देर से क्या बात कर रही थी? अरे कंगना, तू यकीन नहीं करेगी, वो औरत मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लाने के लिए बोल रही थी। उसका बेटा तो उसके साथ ही था, वो दिखने में काफी अच्छा दिख रहा था। ये तो बहुत खुशी की बात है। मंदिर के बाहर खड़े खड़े ही तेरी किस्मत का ताला खुलने वाला है। अब तो तुझे खुश होना चाहिए कि तेरे घर में शहनाई बजने वाली है। इसमें क्या अच्छी बात है कंगना? मैं नहीं करूंगी किसी भी गरीब घर में शादी। मैं तो किसी ऐसे बड़े घर में शादी करूंगी जहाँ पर मेरे लिए नौकरों चाकरों की पूरी फौज खड़ी हो, जहाँ पर मुझे रोज बहुत अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट पकवान खाने को मिले, जहाँ मुझे कोई काम न करना पड़े और मैं हमेशा बड़ी बड़ी और आलीशान कारों में बैठकर घूमूं। कंगना का पारा चढ़ जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ उठाती है और किरण के गाल पर एक तमाचा लगा देती है। अरे, तो फिर से अपने उन झूठे सपनों की दुनिया में खो गई? तुझे समझ में क्यों नहीं आता कि हम गरीब लोग हैं और हमारी पूरी जिंदगी इसी गरीबी के पहिए पर चलती है? चल अब मालाएं बेच। थोड़ी देर के बाद महेश और रवि अपनी खाली टोकरियां समेटते हुए किरण के पास आकर, किरण, आज तो हमारी सारी फूल मालाएं बहुत अच्छे से और जल्दी बिक गईं। चलो अब सीधे घर चलते हैं। ठीक है पिताजी। किरण अपनी टोकरी उठाकर अपने पिता और भाई के पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ ही देर में वो सब अपने छोटे से घर में पहुंच जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह ममता अपने पति केशव और बेटे सूरज के साथ किरण के घर रिश्ता लेकर आ जाती है। महेश और माधवी उन लोगों को आदर सत्कार के साथ बिठाते हैं और फिर कुछ देर के बाद बातचीत कर दोनों परिवार वाले किरण और सूरज का रिश्ता तय कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों में किरण की शादी बेहद सादगी के साथ सूरज से संपन्न हो जाती है, जिसके बाद किरण अपने ससुराल पहुंचकर गृह प्रवेश की रस्म पूरी करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और किरण अब इस नए घर के माहौल में ढलने की कोशिश कर रही होती है कि एक दोपहर ममता किरण से, बहू चलो जरा बाजार से सब्जियां खरीद कर लाते हैं। जी माँ जी, मुझे भी घर में बैठे बैठे काफी बोरियत महसूस हो रही थी, बाहर निकलूंगी तो थोड़ा मन भी बहल जाएगा। जिसके बाद दोनों सास बहुएं मिलकर बाजार पहुंचते हैं और सब्जियां खरीदने के बाद जब वो दोनों अपने घर की तरफ लौट रही होती हैं, तभी अचानक सड़क के मोड़ पर एक चमचमाती हुई सफेद रंग की महंगी कार आकर रुकती है। कार की चमक और उसकी भव्यता देखकर किरण अपनी सास से, वाओ माँ जी, जरा देखिए तो सही, ये कितनी सुंदर और कितनी बड़ी कार है। ऐसी चमचमाती कार एक दिन हम भी अपने लिए जरूर खरीदेंगे। फिर जब हमारे पास ऐसी गाड़ी आएगी ना, तो मैं आपको इसमें बैठाकर सीधे मुंबई लेकर जाऊंगी। हम सब मुंबई के उस बड़े और खूबसूरत बीच पर समंदर की लहरों के किनारे खूब घूमेंगे और ऐसे ही हम कार में बैठाकर देश की हर बड़ी जगह पर घूमेंगे और खूब सैर करेंगे। किरण की बात सुनकर ममता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी वो किरण की पीठ पर एक थप्पड़ मारते हुए, अरे तू तेरे इन झूठे सपनों की दुनिया में खोने वाली इस आदत को कब छोड़ेगी बहू? फिलहाल हमें किसी बड़ी कार से मुंबई घूमने नहीं जाना है, बल्कि इस भरी थैले को उठाकर चुपचाप अपने घर जाना है। चल अब। सास की डांट सुनकर किरण थैला संभालते हुए आगे बढ़ने लगती है और फिर घर पहुंचकर रसोई में खाना बनाने लगती है। वहीं थोड़ी देर के बाद सूरज भी अपने पिता के साथ घर पहुंच जाता है। तभी किरण दोनों को पानी लाकर देती है। वहीं सूरज पानी पीते हुए किरण से, आज तो दुकान पर काम थोड़ा कम था, इसलिए फैक्ट्री के मालिक ने हमारी थोड़ी जल्दी छुट्टी कर दी। वैसे किरण, आज खाने में क्या बना रही हो? इतनी जल्दी आए हैं तो कुछ बढ़िया और स्वादिष्ट खाने को मिले तो मजा ही आ जाएगा। आज तो मैं आपकी पसंद का खाना बनाने की सोच रही हूँ। आज मैं रसोई में गर्मा गर्म पूड़ी, मीठा हलवा, आलू के पराठे, खस्ता गुजिया, प्याज के पकौड़े, तीखी भजिया, बिरयानी और सबकी पसंदीदा वेज मंचूरियन। किरण अभी सारे शाही पकवानों के नाम गिनवा ही रही होती है कि तभी सूरज अपना हाथ आगे बढ़ाता है और किरण के कंधे पर एक चमाट लगाता है। तभी किरण चौंक कर अपनी बात बीच में ही रोक देती है। अरे, फिर से अपनी उन्हीं ख्याली दुनिया में, सपनों में खो गई? हाँ, इतने सारे पकवानों के नाम तो ऐसे ले रही है जैसे हमारे घर में कोई बड़ा हलवाई बैठा हो। मुझे सीधे सीधे बताओ कि सब्जी किस चीज की बना रही हो? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। दरअसल आज हम बाजार से ताजे भुट्टे लेकर आए हैं, तो मैं आज रात के खाने में वही मसालेदार भुट्टे की सब्जी और सादी रोटियां बनाने वाली हूँ। हाँ, और ये फालतू के सपने देखना बंद करो। जल्दी से रसोई में जाओ और हमारे लिए खाना बना कर लाओ। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। किरण अपने पति की बात सुनकर रसोई की तरफ कदम बढ़ाती है। तभी जैसे ही वो गैस का चूल्हा जलाती है तो गर्मी से पूरी रसोई तपने लगती है। वहीं खिड़की से गर्म हवा अंदर आ रही होती है, जिससे किरण का दम घुटने लगता है और वो बेहाल होकर
खाना बनाने में जुट जाती है। तभी वो सब्जी में चम्मच चलाते हुए अचानक खिड़की से बाहर चांद को देखते हुए, हे भगवान, ये इस रसोई में कितनी भयंकर तपन है। काश मैं इस समय सचमुच सीधे उस चांद पर ही होती। कम से कम वहाँ मुझे इस जानलेवा गर्मी से थोड़ी ठंडक तो मिलती। इस अभागी जिंदगी में मुझे और कोई सुख मिले या ना मिले, पर कम से कम थोड़ी शांति तो मिल जाती। इतना सोचकर एक गहरी सांस लेते हुए किरण अपनी कल्पनाओं को छोड़कर जल्दी जल्दी खाना तैयार कर सभी को खाना परोसती है। फिर सभी खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अगले दिन सुबह सूरज और केशव अपने काम पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद किरण जूठे बर्तन उठाकर रसोई में जाती है और बर्तनों को रखकर उन्हें देखते हुए अपने आप से, हे भगवान, इस घर में सुबह से शाम तक इतना सारा अकेले काम करना पड़ता है। मेरी तो पूरी पीठ ही अकड़ गई है। इतने सारे भारी बर्तनों को मैं अभी नहीं धो सकती। मैं इन्हें थोड़ा रुककर आराम से धोऊंगी। पहले जरा कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। इतना सोचकर किरण कमरे में जाकर आराम करने लगती है। तभी उसकी सास हाथ में कीर्तन की एक छोटी मंजीरा लेकर कमरे में आकर, बहू, मैं पड़ोस वाली करुणा और वरुणा के साथ कीर्तन में जा रही हूँ। लौटने में मुझे शाम हो जाएगी। तुम घर पर ही रहना और शाम की चाय का इंतजाम देख लेना। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल आराम से कीर्तन में जाइए। जिसके बाद ममता मुस्कुराते हुए चली जाती है। वहीं किरण राहत की सांस लेते हुए अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक बाहर सड़क से लाउडस्पीकर पर किसी की मुनादी की आवाजें गूंजने लगती हैं। ये सुनकर किरण अपने आप से, ये अचानक गली में किस चीज की इतनी तेज आवाजें आ रही हैं? बाहर चलकर देख लेती हूँ। किरण घर के बाहर सड़क पर आकर देखती है कि सड़क पर पूरी कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। वहीं बीच में एक सरकारी गाड़ी खड़ी है जिसके ऊपर एक बड़ा सा लाउडस्पीकर लगा है। गाड़ी के पास खड़ा एक आदमी हाथ में पैम्फलेट लिए जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर घोषणा करते हुए, सुनो सुनो सुनो, कॉलोनी वालों सुनो, सरकार अब सीधे चांद पर साधारण और मेहनती लोगों को भेजकर वहां खेती करवाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कंपटीशन रखा है जो कि हमारे शहर के प्लेग्राउंड में आयोजित किया गया है। यदि आप लोग भी चांद पर जाने में इंटरेस्टेड हैं तो कल सुबह वहां समय पर आ जाना। जिसे सरकार उस काम के लायक समझेगी उसे ही अपने खर्चे पर चांद पर भेजेगी। अरे भैया, सुनिए जरा, एक पैम्फलेट मुझे भी दीजिए ना। मुझे इस बारे में पूरी जानकारी चाहिए। वो आदमी किरण को एक पैम्फलेट थमा देता है। किरण उस पैम्फलेट को लेकर अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर के बाद ममता घर आती है और किचन में आकर जूठे बर्तनों को देखकर गुस्सा करते हुए किरण के कमरे में आकर किरण से, अरे बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि काम खत्म कर लेना, पर तू तो हाथ में कोई रंगीन कागज लिए मुस्कुरा रही हो। ये क्या बदतमीजी है? अरे माँ जी, आप इस समय उस बर्तनों की बात को छोड़ो और मेरे पास आकर बैठो। मैं आपको एक ऐसी बड़ी खबर बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। आप बस यहाँ बैठिए तो सही। ममता हैरान होकर पलंग पर बैठती है कि तभी सूरज और केशव दोनों घर वापस लौट आते हैं। वो दोनों सास बहू को इस तरह चर्चा में मशगूल देखकर थोड़े अचरज में पड़ जाते हैं। अरे आज क्या बात है? तुम दोनों सास बहू के बीच कोई बहुत खास बातें हो रही हैं क्या? जरा हमें भी तो पता चले कि क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच। हाँ पिताजी, हाँ सूरज, बहुत ही ज्यादा खास बातें हो रही हैं। जरा देखो इस संस्कारी पम्फलेट को। इसमें लिखा है कि सरकार आम लोगों को सब्सिडी के जरिए सीधे चांद पर भेजने की बात कर रही है। वहाँ खेती करवानी है और मुझे पूरा अटूट विश्वास है कि इस कंपटीशन में हम ही चुने जाएंगे। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हम हाड़ मास के सीधे साधे इंसान भला उस चांद पर जाएंगे? हम पृथ्वी पर तो अपनी इस गरीबी में अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं और तू हमें चांद पर ले जाने की बात कर रही है? माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों नहीं जा सकते हम भला? आखिर कोई ना कोई इंसान तो वहाँ जाएगा ही ना। तो क्यों ना वो इंसान हम ही बन जाए। हम ही चलते हैं ना वहाँ। प्लीज मान जाओ ना माँ जी। पिताजी, माँ, आप लोग शांत हो जाइए। इसकी तो सपनों की दुनिया में जीने की पुरानी आदत है। जब से शादी हुई है ये बस चांद के ही सपने देखती रहती है। अब जब इसकी इतनी बड़ी तमन्ना है तो फिर चलो एक बार चलकर देख लेते हैं कि वहाँ की क्या प्रोसेस है। अगले दिन सुबह किरण अपने सास ससुर और पति के साथ प्ले ग्राउंड में पहुंचती है जहां पूरा मैदान लोगों की भीड़ से खचाखच भरा होता है। वहीं मैदान के चारों तरफ बड़े बड़े सरकारी तंबू लगे होते हैं। वहीं किरण, सूरज, ममता और केशव भी भीड़ में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। उनके ठीक आगे कॉलोनी की दो औरतें करुणा और वरुणा खड़ी होकर आपस में फुसफुसाते हुए,
अरे बहन करुणा, जरा सामने तो देखो, इतना बड़ा और जानलेवा खतरा भला कौन अपने सिर पर लेगा। मुझे तो इस पूरे खेल को देखकर ही बहुत डर लग रहा है। मैं तो इस भयानक कंपटीशन में अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। अपनी जान प्यारी है मुझे। हाँ बहन करुणा, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। जो भी जानलेवा चीज में अपना हाथ डालेगा वही सीधे चांद पर जाएगा। पर यहाँ तो सबकी हालत पोतली हो रही है। देखते हैं कि ऐसा कौन सा पागल है जो इसमें अपना हाथ डालता है। तभी सरकारी अधिकारी की आवाज लगाते ही किरण की पूरी फैमिली भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे आकर खड़ी हो जाती है। उनके ठीक सामने एक बहुत बड़ा और पारदर्शी कांच का जार रखा हुआ है और उस जार के अंदर काले और जहरीले सांप, बड़े बड़े बिच्छू और कई खतरनाक कीड़े रेंग रहे होते हैं। उन्हें देखकर ही पूरी भीड़ पीछे हट जाती है। तभी सामने स्टेज पर ऑफिसर माइक पर, जो भी साहसी व्यक्ति जहरीले जीवों से भरे जार के अंदर बिना डरे अपना हाथ डालेगा और नीचे रखा हुआ सिक्का बाहर निकालेगा, उसी को, उसकी पूरी फैमिली को हम सरकारी खर्चे पर चांद पर भेजेंगे। तो बताइए भाई, कौन है आप में से सबसे हिम्मत वाला? मैं डालूंगी। मुझे चांद पर जाना है और मैं इस जार के अंदर अपना हाथ डालने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। किरण जैसे ही आगे बढ़ती है, सूरज उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए, अरे किरण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, तुम पागल हो गई हो क्या? वो सांप और बिच्छू बहुत ज्यादा जहरीले हो सकते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें डस लिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। पीछे हटो, अभी क्या भी हटो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता सूरज। अगर सरकार हमें स्पेसशिप के जरिए चांद पर भेजना चाहते हैं तो वो हमें यहाँ मारना थोड़ी चाहेंगे। वो तो सिर्फ हमारी हिम्मत और हौसले को चेक कर रहे हैं। आप मेरा हाथ छोड़िए। किरण एक झटके से सूरज की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाकर बिना एक पल भी सोचे अपना पूरा हाथ उन सांपों से भरे कांच के जार के अंदर गहराई तक डाल देती है। पूरी भीड़ डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वहीं किरण जार के तल से सिक्का निकालकर अपना हाथ सुरक्षित बाहर खींच लेती है। सांप और बिच्छू उसे कुछ नहीं करते। तभी ऑफिसर ताली बजाते हुए आगे आते हुए, अद्भुत, अविश्वसनीय, देवी जी, आप में सचमुच बहुत ज्यादा हिम्मत है और आपकी ये बहादुरी तारीफ के काबिल है। बस हम यही हिम्मत ही चेक कर रहे थे। सच बात तो ये है कि ना तो इन सांपों में कोई जहर है और ना ही इन बिच्छुओं में। ये सब सिर्फ एक परीक्षा थी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि इसमें कोई जहर नहीं था। मुझे आपकी इस तरकीब का पहले से ही थोड़ा अंदाजा हो गया था। क्या आपको पहले से ही पता था? आप तो सचमुच बहुत चालाक और तेज दिमाग वाली महिला हैं भाई। ठीक है, अब आप हमें हमारे मिशन के बारे में बताइए। ऑफिसर उन्हें सारी बातें समझाता है। सारी बातें सुनकर वो लोग खुशी खुशी घर लौट आते हैं और फिर अगले दिन ऑफिसर उन्हें एक सरकारी आधुनिक लैब के अंदर ले जाते हैं, जहां कुछ वर्कर मिलकर उन्हें सफेद रंग के भारी स्पेस सूट पहनाते हैं। फिर उन्हें एक ग्राउंड में लेकर आते हैं, जहां उनके ठीक सामने एक विशाल और चमचमाती हुई स्पेसशिप खड़ी होती है। तभी ऑफिसर अपनी टीम के साथ कुछ फाइलें लिए उनके पास आते हैं। ठीक है, आप चारों तैयार हैं ना? तो अब बिना देर किए स्पेसशिप के अंदर बैठिए। हमने आपकी सहूलियत के लिए इसमें जरूरत की सारी चीजें, जैसे विशेष डोम, फोल्डिंग घर, हरी सब्जियों के बीज, पानी, जैविक खाद और सोलर पैनल से चलने वाले उपकरण रख दिए हैं। हाँ जी साहब, पर हमें वहां जाकर वास्तव में करना क्या होगा? हम तो साधारण लोग हैं। वहां अंतरिक्ष में हमारे लिए सब कुछ नया होगा। आपको वहां चांद की जमीन पर जाकर सिर्फ अच्छी खेती करनी है। जब फसलें तैयार होने लगे तो हमें समय समय पर यहाँ कंट्रोल रूम में रेडियो के जरिए इन्फॉर्म करते रहिएगा। अब आप लोग अंदर जाइए। चारों लोग स्पेसशिप के अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ स्पेसशिप चालू होती है और सीधे आसमान की तरफ तेजी से लॉन्च हो जाती है। वहीं किरण खिड़की से चिपक कर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर असीम आनंद झलक रहा होता है। वाह माँ जी, जरा खिड़की से बाहर देखिए, कितना ज्यादा मजा आ रहा है। ये नजारा कितना सुंदर है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सचमुच इस तरह स्पेसशिप में बैठकर बादलों के पार जाऊंगी। हाँ हाँ, अब अपनी जुबान को थोड़ी लगाम दे। अपनी सारी एक्साइटमेंट यही दिखा देगी क्या? मेरा तो वैसे ही डर के मारे जी घबरा रहा है कि ये गाड़ी हमें कहाँ ले जा रही है। सच कह रही हो, इसको तो एक्साइटमेंट है और मुझे तो यहाँ बैठे बैठे अंदर से बहुत तेज डर लग रहा है। पता नहीं उस अनजान चांद पर हमारे साथ क्या होगा भाई। कुछ नहीं होगा पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक आपकी ये बहादुर बहू आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो हूँ ना वहाँ सब कुछ संभालने के लिए। हाँ, तू ही तो है। सच तो ये है कि तू ही हमें अपनी इन बड़ी बड़ी बातों से एक दिन पूरी तरह डुबाएगी। तेरी वजह से ही हम आज इस मुसीबत में फंसे हैं।
तभी स्पेसशिप की गति धीमी हो जाती है और वो चांद की सफेद सतह पर सुरक्षित लैंड कर जाती है। तभी सूरज अपनी सीट बेल्ट खोलकर दरवाजे की तरफ देखता है, जिसके बाद पूरा परिवार धीरे धीरे दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। तभी अचानक सूरज को कुछ याद आता है। हाँ किरण, एक सबसे जरूरी बात, अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना मत भूलना। तुम्हें शायद पता नहीं है कि इस चांद पर सांस लेने के लिए बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। मैं तो पहले से ही अपना ऑक्सीजन ऑन करके आई हूँ। आप लोग भी अपना मास्क अच्छे से चेक कर लीजिए। चारों अपने सूट के ऑक्सीजन बटन को ऑन कर लेते हैं और धीरे धीरे घूमने लगते हैं। किरण झुककर चांद की सफेद मिट्टी को अपने हाथों में उठाते हुए अपनी सांस से, वाह, जरा देखिए तो सही, ये चांद की जमीन कितनी सुंदर है और इसकी मिट्टी कितनी सॉफ्ट है। जब हम यहाँ चारों तरफ अच्छी अच्छी खेती करेंगे तो कितना ज्यादा मजा आएगा ना माँ जी। मजा का तो मुझे कुछ नहीं पता बहू, लेकिन इस भारी कपड़े को पहनकर इस सुनसान जगह पर चलना मुझे तो पूरी तरह से सजा लग रहा है। सच कह रही हो। चलो अभी इस वक्त इसी गाड़ी में वापस बैठते हैं और सीधे अपने घर लौट चलते हैं। चलो। अरे पिताजी, अब हम इतनी दूर आकर वापस कैसे जा सकते हैं? ये तो हम जिस बड़े मिशन के लिए यहाँ आए हैं उस काम को हमें हर हाल में पूरा करना ही पड़ेगा। सूरज और केशव मिलकर स्पेसशिप से एक बड़ा पैकेट निकालते हैं। वो जैसे ही उसका मुख्य वाल्व ओपन करते हैं, वो फोल्डिंग घर अपने आप हवा में भरकर एक मजबूत डोम हाउस का रूप ले लेता है, जिसके बाद चारों उसके अंदर आ जाते हैं। और फिर सूरज दरवाजा बंद करते हुए, अरे मैं तो इंडक्शन और राशन स्पेसशिप से लाना ही भूल गया। आप लोग रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, तू जल्दी से लेकर आ, बहू को दे दे और बहू जल्दी से खाना बना दे, भूख लग रही है। सूरज डोम हाउस से बाहर निकलकर स्पेसशिप में जाकर इंडक्शन और खाने पीने की बाकी चीजें लेकर वापस डोम हाउस में आ जाता है और किरण को देते हुए, ये लो किरण, आप जल्दी से खाना बना लो, बहुत भूख लग रही है। सभी लोग अपने हेलमेट उतार देते हैं क्योंकि अंदर का तापमान बिल्कुल आरामदायक होता है। वहीं किरण इंडक्शन पर मसालेदार आलू की सब्जी और रोटियां तैयार करती है। चारों जमीन पर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह वो सभी फिर से बाहर निकलते हैं, जहां सूरज एक बड़ा पारदर्शी ग्रो डोम फैलाता है, जिसके बाद सूरज और केशव फावड़े से चांद की मिट्टी लाकर डोम के अंदर डालते हैं। वहीं किरण और उसकी सास उसमें जैविक खाद और पानी मिलाकर मिट्टी नरम करती हैं। इसके बाद वो उसमें धनिया, मेथी, पालक, भिंडी, गोभी, मूली, परवल और करेले के विशेष बीज लगाती हैं। सारी सब्जियों के बीज तो बहुत अच्छे से लग गए हैं। अब जब ये सब्जियां बड़ी होंगी तो हमें इसकी सुंदर फोटो खींचकर सरकार को भेजनी है। मुझे पता है कि चांद पर बहुत ही अच्छी सब्जियां उगेंगी। सब्जियां कैसी होंगी ये तो उगने के बाद ही पता चलेगा ना बहू, तुम तो अभी से उछल रही हो। अरे माँ जी, सब्जियां तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होंगी। मुझे तो वो अभी से ही अपनी आंखों के सामने दिखने लगी है। देखिए उधर हरी भरी पालक, सफेद मूली, गोभी और ये करेले लटक रहे हैं और वो लाल टमाटर तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। ममता देखती है कि किरण अभी भी खाली मिट्टी को देखकर हवा में इशारे कर रही है। तभी वो आगे बढ़कर किरण के हेलमेट के पिछले हिस्से पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए, अरे तू फिर से अपनी उसी झूठे सपनों की दुनिया में खो गई बहू। जब देखो तब सपनों में खो जाती है। जरा अपनी इस हकीकत में रह और काम कर। किरण अपने परिवार वालों के साथ फिर से खेती के काम में लग जाती है और फिर काम खत्म कर वो वापस अपने घर में आ जाते हैं, जहां सूरज सोलर पैनल कनेक्ट करते हुए सभी से, चांद पर 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात होती है, इसलिए हमें घड़ी के हिसाब से सोना होगा। तो किरण तुम जल्दी से खाना बना लो और हम सब खाकर सो जाते हैं। फिर कल हमें खेती के लिए काम भी तो करना है। जिसके बाद किरण रसोई में जाकर बेसन का डिब्बा निकालकर बेसन फेंटने लगती है। फिर उसमें नमक, मिर्च और मसाले मिलाकर तेल गर्म करके गर्मा गर्म पकौड़े तलती है और सब्जियों को काटकर वेजिटेबल पुलाव बनाती है। ऐसे ही खाना बनाकर किरण सभी को खाना परोसती है। वहीं सभी खाकर सो जाते हैं और 6 घंटे सोने के बाद पूरा परिवार उठकर वापस अपने खेतों में पहुंचता है और देखते हैं कि विशेष बीजों के कारण खेत में अंकुर निकल गए हैं। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं किरण चहकते हुए अपनी सास से, माँ जी देखिए ना, विशेष बीजों और अच्छी खेती के कारण सब्जियां इतनी जल्दी उग गई है और अब जल्दी ही ये बड़ी हो जाएंगी। फिर हम अपनी लगाई हुई सब्जियां बनाकर खाएंगे। हाँ बहू, ये तो सही कह रही है। ये सब तेरी हिम्मत का नतीजा है। अब जल्दी से उनकी तस्वीर लेकर धरती पर भेज दे, वो लोग भी इंतजार कर रहे होंगे। किरण और सूरज भी उगी हुई सब्जियों की तस्वीरें लेते हैं और स्पेसशिप में आकर अपने कंट्रोल रूम से पृथ्वी पर भेज देते हैं। समय बीतता जाता है और ग्रो डोम के अंदर सारी सब्जियां उगकर बड़ी हो जाती हैं। सूरज उनकी तस्वीरें लेकर कंट्रोल रूम में भेजता रहता है। ऐसे ही एक दिन किरण ताजी सब्जियां तोड़कर लाती है और उन्हें तोड़कर खाना बनाते हुए, माँ जी देखिए ना, ये सब्जियां कितनी ताजी लग रही हैं। आज खाना बहुत स्वादिष्ट बनेगा। हाँ बहू, तू सच कह रही है।
चांद पर की गई खेती की बात ही अलग है और यहाँ की सब्जियाँ तो बड़ी स्वादिष्ट हैं। इस चांद पर रहते रहते मुझे इस जगह से बहुत प्यार हो गया है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा के लिए इसी चांद पर ही रह जाऊं। मेरा वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, तेरी चले तो तू यही रह जाए, लेकिन हमें हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहना है। अब जल्दी से खाना बना और हमें भूख लगी है। हाँ माँ जी, बस अभी बना कर लाई। किरण जल्दी जल्दी खाना बनाती है और सभी लोगों को परोसती है। सभी लोग खाना खाकर फिर से आराम करते हैं और फिर अगले दिन सभी अपने खेतों में सब्जियों को पानी दे रहे थे कि तभी अचानक सूरज को कुछ याद आता है और वो सभी से, अरे मैं तो भूल ही गया था कि स्पेसशिप में टेलीस्कोप रखा है, मैं लेकर आता हूँ और हम सब टेलीस्कोप से अपनी पृथ्वी को देखेंगे। सूरज स्पेसशिप के अंदर जाता है, टेलीस्कोप लेकर बाहर आता है, जिससे सभी लोग पृथ्वी को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। अरे वाह, वहाँ से तो पृथ्वी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो दूर से देखने में इतनी खूबसूरत लगती है। तू सच कह रही है बहू, जो चीज़ हमारे पास रहती है हमें उसकी कदर नहीं होती, उसकी कदर तो हमेशा उससे दूर जाने पर ही होती है। सभी लोग काफी देर तक टेलीस्कोप से पृथ्वी को देखते रहते हैं। फिर सूरज सभी से, चलो भाई, अब हम सभी चांद के बाकी हिस्सों पर भी घूम लेते हैं। अब तो हमारी सब्जियां भी बड़ी हो गई हैं, आखिर हमें वापस भी तो जाना है। हाँ हाँ, चलो हम चलते हैं। वो लोग घूमते हुए थोड़ी दूर निकल जाते हैं। तभी सामने बड़े बड़े गड्ढों को देखकर किरण, हाय दैया, ये इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों हैं चांद पर? देखो, चांद पर जो ये बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें क्रेटर कहते हैं। करोड़ों साल पहले जब तेज रफ्तार उल्कापिंड चांद से टकराए थे, तब ये गड्ढे बने थे। क्योंकि चांद पर हवा और बारिश नहीं होती, इसलिए ये निशान आज भी वैसे ही सुरक्षित हैं। इन्हें देखकर हम चांद के पुराने इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। वो लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक किरण हल्की सी छलांग लगाती है तो वो पृथ्वी की तुलना में कई गुना ऊंचे हवा में उछल जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, जिसे देखकर सूरज सभी को समझाते हुए, देखिए, चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ इंसान आसानी से ऊंची ऊंची छलांग लगा सकता है। अच्छा, ऐसी बात है। ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलेगा। चलिए जी, हम लोग भी चलते हैं। हाँ माँ जी, पिताजी, देखिए ऐसे जंप लगाइए, बहुत मजा आ रहा है। आप भी कीजिए। परिवार के सभी लोग खुशी खुशी उछलते कूदते हुए चांद की सैर का आनंद लेने लगते हैं और फिर कुछ देर के बाद वो चांद की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के पास पहुंचकर चारों ओर फैली विशाल चट्टानें और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तभी किरण सूरज से, सूरज, ये पहाड़ियाँ तो बहुत अलग दिख रही है। क्या ये भी पृथ्वी के पहाड़ों की तरह बनी है? नहीं किरण, चांद की ज्यादातर पहाड़ियां पृथ्वी के पहाड़ों जैसी नहीं हैं। करोड़ों साल पहले जब बहुत बड़े उल्कापिंड चांद से टकराए थे ना, तब जमीन ऊपर उठ गई और कई जगह विशाल पहाड़ियां बन गईं। कुछ पहाड़ियां पुराने ज्वालामुखी और भूगर्भीय बदलावों की वजह से भी बनी हैं। अरे वाह ममता, ये पहाड़ियाँ चांद के पुराने इतिहास की निशानी है। हाँ ममता, सचमुच प्रकृति ने कितने अनोखे तरीके से चांद को आकार दिया है। बिल्कुल पिताजी, इन पहाड़ियों को देखकर वैज्ञानिक ये समझते हैं कि चांद पर करोड़ों साल पहले कैसी घटनाएं हुई थीं और उसका निर्माण कैसे हुआ। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया की सैर कर रहे हैं। हाँ, और हर जगह कोई ना कोई नई बात सीखने को मिल रही है। घूम फिरकर वो लोग फिर से अपने खेतों की तरफ वापस आ जाते हैं। तभी अचानक चांद का वो डोम हाउस और सब्जियां गायब होने लगती हैं। उसे देखकर किरण परेशान होते हुए अपनी सास से, माँ जी, ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ गायब कैसे हो रहा है? अरे बहू, उठ जा, जाकर बर्तन धो ले। कितना सोएगी? तेरे ससुर जी और तेरे पति आने वाले होंगे। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही है कि उठ जाओ? मैं तो जागी हुई थी। चांद पर आकर आप उल्टी सीधी बातें कैसे करने लगी? कहाँ जागी हुई है तू? सो रही है। जल्दी उठ और जाके बर्तन धो। किरण हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाती है और अपनी आंखें मलकर देखती है कि उसने कोई स्पेस सूट नहीं बल्कि वही पुरानी साड़ी पहनी है। उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ एक दोपहर का सपना था। हाँ माँ जी, इसका मतलब है कि हम सब चांद पर नहीं गए, हम तो यही हैं। फिर तो सपनों में खो गई। चल जा बर्तन धो, हम चांद पर नहीं गए। किरण रसोई में जाकर बर्तन धोती है, जिसके बाद वो चाय चढ़ाती है। तभी सूरज और केशव काम से वापस आ जाते हैं। सूरज के हाथ में अखबार के पन्ने में लिपटे समोसे होते हैं। लो किरण, आज मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आया हूँ। किरण समोसे लेकर रसोई में जाती है और प्लेट में निकालती है तो उसकी नजर अचानक उस अखबार के रद्दी पन्ने पर पड़ती है। उस पर बड़ा सा सरकारी विज्ञापन छपा है। वो उसे पढ़ते हुए, स्पेसशिप में कुछ लोगों को सरकार चांद पर खेती के लिए भेजना चाहती है। जो भी इंटरेस्टेड हो
वो कल सुबह पहले ग्राउंड में इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। और सभी लोगों को हुए हॉल में आती है और सभी लोगों को वो अखबार दिखाते हुए। देखिए, स्पेसशिप में जाने के लिए सरकार का विज्ञापन है, हम जरूर जाएंगे। ये बहुत कठिन प्रोसेस है किरण, हमारे बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं, हम फिर भी जाएंगे। ओहो, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा सपना इतनी जल्दी पूरा होने की राह पर आ जाएगा। किरण खुशी से उस पन्ने को अपने सीने से चिपका लेती है जहां उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प दिखता है। वहीं सब उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं।